वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिनमें जनसंख्या का आकार बड़ा है। बी, जिनमें उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो। सी, जिसमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हों। डी, जिसमें विभिन्न इकाइयों के गहन अध्ययन की आवश्यकता न हो। क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं जनगणना विधि कौन सी होती है। जनगणना विधि वो विधि होती है जो जनसंख्या के प्रत्येक मद, प्रत्येक आइटम की स्टडी करती है। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या का मतलब सांख्यिकी में वो अध्ययन क्षेत्र है जिसमें अनुसंधानकर्ता कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है, किसी समस्या का सलूशन करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करता है, तो वो जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या का आकार बड़ा है तो सभी आइटम्स को कलेक्ट करना आसान नहीं होगा, तो वहाँ जनगणना विधि उपयुक्त नहीं होगी। जनगणना विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जब जनसंख्या का आकार छोटा है, क्योंकि जनसंख्या के आकार में सभी मद यानी कि सभी आइटम की स्टडी की जाती है। तो इसलिए जो जनसंख्या का बड़ा आकार होना जनगणना विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। बी, इसमें उस स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो, ये भी गलत है। जनगणना विधि में जो भी आंकड़े मिलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, और जनगणना विधि करने का जो मेन उद्देश्य है यही होता है कि जो हमें आंकड़े मिलते हैं वो शुद्ध मिल जाते हैं। जनगणना विधि में प्रत्येक आइटम की स्टडी की जाती है। थर्ड है, विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हो, तो जनगणना विधि वहाँ उपयुक्त होती है जब अनुसंधान क्षेत्र में जितने भी आइटम होते हैं वो अलग अलग गुण के हो, अलग अलग विशेषताओं के हो, क्योंकि अलग अलग विशेषता के हैं और आप एक एक की स्टडी कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर वही उसी जनगणना विधि में आप सैंपल मेथड का प्रयोग करोगे, सैंपल का मतलब है कि आपने कुछ आइटम सेलेक्ट करे हैं तो वो पूरी पॉपुलेशन को यानी कि जनसंख्या या समग्र, जिसका दूसरा नाम समग्र है, उसको सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जो आंसर होगा, जनगणना विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हो, और जनसंख्या विधि से जो आंकड़े मिलते हैं वो शुद्ध मिलते हैं। जनगणना विधि जो है वो गहन अध्ययन के लिए आवश्यक होती है, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने दे रखे हैं कि जो विभिन्न इकाइयों का गहन अध्ययन की आवश्यकता न हो, जबकि जनगणना विधि में हमें इकाइयों की जो गहन अध्ययन है वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, देश में जनसंख्या की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जनसंख्या गणना करने के लिए जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सेंसस मेथड भी बोलते हैं। वो हर 10 साल बाद होता है। पहले 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन वो 2021 में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता निर्भर करती है प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श की विधि पर, प्रगणों के परीक्षण पर, उपरोक्त सभी। तो प्रतिदर्श की विश्वसनीयता का अभिप्राय है कि जो हम सैंपल लेते हैं, सैम्पलिंग मेथड से जो भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो वो विश्वसनीय तब होंगे जब वो जो डाटा होगा, जो आंकड़े होंगे वो शुद्ध होंगे, और वो तभी होगा जब जो हमने सैंपल का आकार लिया है, प्रतिदर्श का जो आकार लिया वो सही होगा, प्रतिदर्श की जो विधि अपनाई है वो सही होगी, साथ में जो प्रगणन है जो इनकी गणना कर रहे हैं उनको परीक्षण प्राप्त होगा। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श की एक विधि है? सविचार प्रतिदर्श, या दृश्यिक प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, उपरोक्त सभी। तो ये चारों विधियां हैं, ये प्रतिदर्श की विधियां हैं, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रतिदर्श विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर मिलता है। तो जो यादृच्छिक है विधि है यानी कि रैंडम सैम्पलिंग है, उसमें प्रतिदर्श में सभी इकाइयों को समान अवसर मिलता है चुनाव का, जबकि जो सविचार विधि होती है उसमें जो अनुसंधान करता है वो सोच समझ कर सैंपल लेता है, चुनाव करता है, तो उसमें समान अवसर नहीं मिलता। सुविधाजनक में भी जो अनुसंधान करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल लेता है, इसमें भी प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर नहीं मिलता।
व्यवस्थित सैम्पलिंग में, सिस्टमेटिक में भी क्रमानुसार जो आंकड़े हैं वो लिए जाते हैं, इसमें भी इकाई को समान अवसर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 6, लॉटरी निकालने के लिए डैश विधि का प्रयोग किया जाता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श, सविचार, सत्रित प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। रैंडम सैम्पलिंग है वो लॉटरी निकालने के लिए प्रयोग में की जाती है, जिसको हम यादृच्छिक प्रतिदर्श बोलते हैं। पक्षपात की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 7, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि में, सविचार प्रतिदर्श में, सत्रित प्रतिदर्श विधि में, कोटा प्रतिदर्श विधि में। तो जो पक्षपात की संभावना होती है वो सविचार प्रतिदर्श में होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अपने इच्छा अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करता है, तो इसमें पक्षपात होने की संभावना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनुसंधानकर्ता जनसंख्या की इकाइयों की विभिन्न विशेषता के आधार पर प्रतिदर्श का चुनाव करता है, तो ये कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो जब वो विभिन्न इकाइयों की अलग अलग विशेषता के आधार पर प्रतिदर्श का चुनाव करता है, तो वो कोटा प्रतिदर्श विधि, सत्रित प्रतिदर्श विधि होती है। क्योंकि जब सुविधाजनक प्रतिदर्श की बात करते हैं तो उसमें अनुसंधानकर्ता, जिसे हम अन्वेषणकर्ता भी बोलते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार सैम्पलिंग का चुनाव करता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदर्श विधि या जनगणना विधि की तुलना निम्नलिखित तत्वों में से किसके आधार पर की जाती है? सर्वेक्षण के आधार पर, आंकड़ों की शुद्धता के आधार पर, संकलन की लागत के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो प्रतिदर्श विधि और जनगणना विधि की जो तुलना है इन तीनों पॉइंटों पे की जाती है। जो जनगणना विधि है उसका एरिया होता है वो सीमित होता है, जबकि जो प्रतिदर्श विधि है उसका एरिया है, सर्वेक्षण का जो एरिया है वो विस्तृत होता है। आंकड़ों की शुद्धता की बात करें तो जनगणना विधि में जो आंकड़े मिलते हैं वो शुद्ध मिलते हैं, जबकि जो प्रतिदर्श विधि में है वो आंकड़े इतने शुद्ध नहीं होते, निष्कर्ष इतना शुद्ध नहीं मिलता। संकलन की लागत करें यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात करें तो जनगणना विधि है वो काफ़ी खर्चीली होती है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है, जबकि प्रतिदर्श विधि में जो समय है वो कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समर की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के अवसर होते हैं। समान, असमान, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रत्येक इकाई को समान अवसर मिलता है चुनने का, वो यादृच्छिक प्रतिदर्श में होता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ए होगा, सम्मान। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डैश विधि जनसंख्या के आकार के लिए उपयुक्त है? जनगणना विधि या प्रतिदर्श विधि? तो जब आकार छोटा होता है उसके लिए जनगणना विधि उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिदर्श प्रणाली तब उपयुक्त होती है जब अनुसंधान का क्षेत्र डैश होता है। तो प्रतिदर्श विधि तब उपयुक्त होती है जब एरिया विस्तृत होता है। अभी हमने इनके कंपैरिजन में भी ये किया। डैश विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समर की इकाई एक समान न होकर विभिन्न विशेषता वाली हो। पहले क्वेश्चन में भी किया था हमने कि या तो हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं जब जो इकाइयाँ हैं वो समरूप न होकर विभिन्न होती हैं, लेकिन जब एरिया बहुत ज़्यादा है और हम सैम्पलिंग मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय हम सत्रित जो है उस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सत्रित में जो ग्रुप है वो बना दिए जाते हैं स्ट्रेटाफाइड, जिसको हम मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, उनमें से सैंपल लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि में डैश को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम होता है उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव होता है। तो नाम से पता लग रहा है सुविधाजनक होता है, तो ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय अनुसंधानकर्ता लेता है। अनुसंधानकर्ता वो होता है जो डिसीजन लेता है, जबकि जो गणक होता है जो गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रतिदर्श विधि अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है? तो ऐसी विधि जो सही रिजल्ट नहीं देती तो उसे हम सुविधाजनक कहेंगे, क्योंकि सुविधाजनक विधि है वो अविश्वसनीय होती है, अवैज्ञानिक होती है, इसमें पक्षपात की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना विधि में गणनाकारों की डैश संख्या की आवश्यकता होती है? जनगणना विधि में जो गणनाकार होते हैं उनकी अधिक संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक आइटम का जो अध्ययन है वो किया जाता है। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता डैश के परीक्षण पर निर्भर करती है। तो ये जो गणक होते हैं, जो प्रगणक होते हैं, उनकी परीक्षण पर निर्भर करता है कि जो सैम्पलिंग है उन्होंने कितनी अच्छे से की है।
अब हम एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान की प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। बिल्कुल सही है। जो सैम्पलिंग मेथड है वो कम खर्चीला होता है। तर्क है, प्रतिदर्श विधि में मदों की कम संख्या की जांच की जाती है। बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग मेथड वही है जब जनसंख्या में से कुछ आइटम यानी कि कुछ मदों की जांच की जाती है, उनके भी यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि निष्पक्ष व कम खर्चीली होती है। बिल्कुल सही है। रैंडम सैम्पलिंग में सभी को समान अवसर मिलता है और ये निष्पक्ष भी होती है और कम खर्चीली भी होती है। यादृच्छिक प्रतिदर्श में समर की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना होती है, भी सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जनगणना विधि में समग्र यानी कि जनसंख्या के प्रत्येक मद या आइटम के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आर है, प्रतिदर्श विधि अनुसंधान की कम खर्चीली विधि है। ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा, ये अलग है। सैम्पलिंग मेथड और जनगणना विधि अलग है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यादृच्छिक प्रतिदर्श में प्रतिदर्श के सभी नियम लागू होते हैं। अव्यवस्थित प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना होती है। तो जो पहला है वो सही है। यादृच्छिक प्रतिदर्श में प्रतिदर्श के सभी नियम लागू होते हैं क्योंकि सभी को समान अवसर मिलता है रैंडम सैम्पलिंग में, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का एक सदस्य तत्व कहलाता है। बिल्कुल सही है। जनसंख्या में से जब हम किसी एक सदस्य को सिलेक्ट कर लेते हैं या होता है तो उसे हम एक तत्व या आइटम कहते हैं। प्रतिदर्श को जनसंख्या का उपसमुच्चय माना जाता है। ये भी सही है। जो सैम्पलिंग है, जो सैंपल लिया जाता है वो जनसंख्या में से ही लिया जाता है, तो ये एक उपसमुच्चय यानी कि उपवर्ग होता है। तो दोनों ही सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।